नमस्कार दोस्तों, हम स्टोन एज पढ़ रहे हैं जिसमें हमने पिछले वीडियो में पैलियोलिथिक एज के बारे में डिस्कस किया। अब हम अगले पार्ट पे आते हैं जो कि मेसोलिथिक एज है। अब हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इस एज में क्या क्या चेंजेस हुए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये जो मेसोलिथिक वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है, मेसो का मतलब होता है मिडल और लिथिक का मतलब होता है स्टोन एज। तो इसको हम मिडिल स्टोन एज कहते हैं। इसे हम एक ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं। ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम पैलियोलिथिक टू नियोलिथिक and from hunting gathering economy to food processing economy। तो अभी तक हमने पैलियोलिथिक एज में देखा था कि जो प्रिमिटिव मैन है वो रॉक शेल्टर में रह रहा है, हंटिंग गैदरिंग कर रहा था अपने आप को सरवाइव रखने के लिए। पर जैसे ही हम न्यूलिथिक एज में पहुंचते हैं, हम इससे कहीं ज़्यादा गुना डेवलपमेंट देखते हैं उनके सरवाइव करने के तरीके में। जैसे कि क्या होता है, क्या चेंजेस होते हैं। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि पैलियोलिथिक एज में आप देखोगे कि वो हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहा है, फिर न्यूलिथिक में हम देखते हैं कि वो फूड प्रोसेसिंग इकॉनमी में चेंज होगा। हालांकि जो हंटिंग और गैदरिंग है वो कभी भी बंद नहीं होता है, वो भी एक डेली बेसिस लाइफ में उनके साथ चलते रहता है। बट हम देखते हैं कि जो न्यूलिथिक एज है उसमें जो हंटिंग और गैदरिंग होती है वो कम हो जाती है और वो अपने आप को एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं एक चेंज और होता है, वो है रॉक शेल्टर केव से वो ड्वेलिंग पिट्स में हट्स में और अपने आप को जो मड के बने हुए कच्ची मिट्टी के बने हुए जो मकान होते हैं वो उसमें रहने लगते हैं। तो ये सारे चेंजेस आते हैं और कई भी चेंजेस हैं, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट में आप देखेंगे न्यूलिथिक पीरियड में वो काफ़ी ज़्यादा माहिर हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हम उनके स्टोन टूल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बदले हुए आपको दिखेंगे। और फिर वो कहीं ना कहीं न्यूलिथिक एज में आप देखोगे कि वो ट्रेड में भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो यही सारी बहुत बड़ी चेंजेस थी जो कि हम मेसोलिथिक एज से होते हुए न्यूलिथिक एज में देखेंगे। तो ऐसे क्या चेंजेस हुए हैं मेसोलिथिक एज में, तो चलिए हम उनके बारे में जानते हैं धीरे धीरे कर। तो चलिए हम देखते हैं कि ऐसे क्या ग्रेजुअल चेंजेस हुए मेसोलिथिक एज में जो कि हमें इतना बड़ा बदलाव देखने को मिलता है न्यूलिथिक पीरियड में। चलिए हम इन पॉइंट्स के थ्रू क्लियर करते हैं कि क्या क्या ऐसे चेंजेस मेसोलिथिक एज में हुए थे। So Mesolithic generally used for post-Pleistocene hunting gathering stone age culture marked by use of microliths। तो हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि पोस्ट प्लाइस्टोसिन मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि एंड ऑफ आइस एज। हमने देखा था कि जो पैलियोलिथिक एज था उस एज में जो अर्थ का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट था वो एक आइस एज से गुजर रहा था। मतलब कि जो ज़्यादातर जो पार्ट है अर्थ का वो आइस से ढका हुआ था। जैसे ही अर्थ में कुछ चेंजेस होंगे, क्लाइमेटिक चेंजेस, वैसे ही ये आइस एज ख़त्म हो जाएगा और मेसोलिथिक के स्टार्ट होते ही हम होलोसिन इसे हम एपॉक कहते हैं। ये एक जियोलॉजिकल टर्म है। तो जैसे ही मेसोलिथिक एज शुरू होगा वैसे ही होलोसिन एपॉक स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे हम वाइडली यूज़ ऑफ माइक्रोलिथ्स देखते हैं। अब भाई माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं, ये बहुत ही स्मॉल लेंथ के वो टूल्स होते हैं जिनका
खास करके जो लेंथ होता है अराउंड 1 to 5 सेंटीमीटर होता है। मतलब कि हम ग्रेजुअली धीरे धीरे जो स्टोन टूल कल्चर है मेसोलिथिक एज में जो प्रिमिटिव मैन का, वो और ही अच्छा होते हुए देखते हैं और ज़्यादा चेंज होते हुए। और जहाँ तक हम हंटिंग और गैदरिंग की बात करते हैं तो हंटिंग एंड गैदरिंग अभी भी नहीं बंद हुआ था, बट हाँ यहाँ एक हम बहुत ही बड़ा चेंज देखेंगे जो कि फर्स्ट टाइम इस एज में उसका एविडेंस मिला है। वो था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। अब जो प्रिमिटिव मैन था वो धीरे धीरे कुछ ऐसे जानवरों को पालना शुरू कर दिया था जिसको पालना बहुत ही आसान हो, जैसे कि जिनके भोजन बहुत ही आराम से मिल जाए और जिनको डोमेस्टिकेट करना बहुत ही आसान हो और जिनको हम क्या नाम है आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जिनको वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे जानवरों को उन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू। तो जो बेसिकली प्रिमिटिव मैन था वो सबसे पहले जो जिस एनिमल का डोमेस्टिकेशन किया था, जिनको डोमेस्टिकेट करना बेसिकली बहुत ही इजी था, वो था डॉग, गोट, शीप और बफेलो। ये बेसिकली ये कुछ जानवर थे जिनको उन्होंने बहुत ही पहले से डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था और इन्हें पालना भी काफ़ी आसान था। चलिए देखते हैं कि ऐसे क्या चॉइसेस थे उनके एनिमल डोमेस्टिकेशन के जो कि बहुत ही फिट पड़ते थे। चॉइस फॉर एनिमल विच आर फिट फॉर डोमेस्टिकेशन। तो पहली चॉइस उनकी ये थी प्रोविज़न ऑफ फूड। प्रोविज़न ऑफ फूड में आप देखेंगे इसका मतलब ये होता है कि ऐसे जानवर जिनके लिए खाना आसानी से मिल जाए। जैसे कि अगर इंसान कहीं जाता है तो उस जानवर को लेके हर एक कंडीशन में, हर एक इन्वायरमेंट में उस जानवर के लिए आसानी से खाना मिल जाए, ऐसे कुछ प्रोविज़न्स होते थे। और दूसरा प्रोविज़न ये था जो डोमेस्टिकेटेड स्पेसीज होते थे वो कुछ यूज़ के हों, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ मीट, मिल्क, वूल एंड फॉर अदर पर्पस। वो कुछ ऐसे जानवरों को भी डोमेस्टिकेट करते थे जिससे उनका खुद का भी फ़ायदा हो, जैसे कि उस जानवर से उनको मीट मिल सके या मिल्क मिल सके या कुछ कपड़े पहनने के लिए उनको वूल मिल सके, और कई भी ऐसे पर्पस थे, ऐसे वो जानवरों को डोमेस्टिकेट करते थे। और तीसरा पर्पस ये होता था कि वो एनिमल नॉट टू एग्रेसिव हो, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए वो। और चौथा था कैपेबल ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो कि ईज़िली एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक उनके साथ मूव कर सके। तो ये कुछ ऐसे इनके चॉइसेस होते थे, जो ऐसे जानवर जो कि फिट पड़ जाते थे इन चॉइसेस में, वो ऐसे ही जानवरों को वो पाला करते थे जिनको डोमेस्टिकेट करने में उनको ईजी। और हम खास करके देखते हैं जो कि उनका प्रिंसिपल अर्ज था एनिमल डोमेस्टिकेशन को लेके, वो था कि वो इंश्योर कर सकें कि जो उनका इंश्योर कर सके कि द रिजर्व सप्लाई ऑफ फूड, कि वो इंश्योर कर सके कि उनके पास एक रिजर्व सप्लाई ऑफ फूड होना चाहिए। जैसे कि क्या हम जानते हैं कि मेसोलिथिक एज में भी अभी भी ज़्यादातर अमाउंट में जो प्रिमिटिव मैन है वो हंटिंग और गैदरिंग पे डिपेंड कर रहा है। अगर कभी ऐसा दिन आए कि उसे किसी भी जानवर का शिकार नहीं मिला, वो किसी का शिकार नहीं कर पाया, तो उसके पास जो जानवर वो डोमेस्टिकेट किया हुआ है
वो उसी का शिकार करके या उसी का किसी न किसी यूज़ से अपना पेट भर सकता है। तो वो बेसिकली एक रिज़र्व सप्लाई ऑफ फूड होता था जो कि उनको आगे चल के काम आता था। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो क्लाइमेट हैव बीन वेट वार्म एंड हैवी रेनफॉल। प्लेस्टोसीन एज में क्या था कि आइस जो जो अर्थ था वो आइस शीट से घिरी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लोरा और फौना का ग्रोथ था नहीं। तो जैसे ही होलोसीन एपॉक में हम एंटर करते हैं तो जो क्लाइमेट है वो वेट वार्म और ज़्यादातर बारिश की संभावनाएं हुआ करती थी, तो जिसकी वजह से एबंडेंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना स्पेसीज ज़्यादातर अमाउंट में पाए जाते थे। फिर हम देखते हैं कि उनके स्टोन टूल किट्स में चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमने देखा कि यूज़ ऑफ माइक्रोलिथ्स। अब जो छोटे छोटे जो उनके स्टोन टूल्स थे वो ज़्यादातर अमाउंट में यूज़ हुआ करते थे और काफ़ी डेवलप्ड हुआ करते थे। पैलेयोलिथिक जो एज के जो स्टोन टूल्स थे, इसे हम एज ऑफ माइक्रोलिथ्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1 to 5 सेंटीमीटर लेंथ हुआ करता था इनके स्टोन टूल्स का। आइए हम देखते हैं कि फीचर्स ऑफ द मेसोलिथिक एज क्या था। तो पहला पॉइंट है माइक्रोलिथ इकोनॉमी लाइक द पैलेयोलिथिक वॉज स्टिल एसेंशियली बेस्ड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी भी हंटिंग एंड गैदरिंग चल रहा है, बट इसके साथ आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, पेस्टोरल इकोनॉमी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी शुरू हो गया था, तो कुछ ऐसे भी जानवर थे जिनको जो आदमी जो प्रिमिटिव मैन हुआ करते थे वो अपने साथ लेके घूमा करते थे, तो वो भी उनकी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा हो गया था। तो इसमें आप पेस्टोरल इकोनॉमी भी ऐड कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि स्टार्टेड ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, डॉग, कैटल, शीप एंड गोट। जब वो कहीं पे जाया करते थे तो वो अपने साथ इन जानवरों को लेके जाया करते थे। फिर हम देखते हैं कि सेडेंट्रीनेस एंड सेमी और परमानेंट। हम देखते हैं कि जो उनका रहने का तरीका था, अब वो सेमी और परमानेंट था, मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करते थे और कहीं कहीं हम देखते हैं कि वो परमानेंट भी कहीं कहीं सेटलमेंट उनका हुआ करता था। फिर इट वाज अ बिगनिंग ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर। हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर का भी यहाँ पे बिगनिंग होता है, धीरे धीरे लोग अब खेती करना भी सीख रहे होते हैं। फिर मैक्रोलिथ सच एज ब्लेड, पॉइंट, स्क्रैपर्स एंड बोरर्स मोस्टली मेड ऑफ चर्ड। ये कुछ मेसोलिथिक पीरियड के स्टोन टूल्स हैं जो कि काफ़ी वेल एडवांस और वेल डेवलप्ड हुआ करते थे पैलेयोलिथिक स्टोन टूल से। तो और नेक्स्ट पॉइंट है जो उनके स्टोन टूल्स हुआ करते थे वो मतलब जो कि मैक्रोलिथ से होते थे, वो जियोमेट्रिक एंड नॉन जियोमेट्रिक मैक्रोलिथ्स हुआ करते थे, मतलब एडवांस टाइप में। और हैंडमेड पॉटरी विथ कॉर्व इम्प्रेशन पैटर्न। हम हैंडमेड पॉटरी भी देखते हैं जिसपे कुछ इम्प्रेशन मतलब कि कुछ पैटर्न्स बने हुए होते थे उन पॉटरीज पे। फिर हम एग्जांपल में देखते हैं कि एट चौपानी मांडो, ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है, आज का प्रयागराज में। तो एट चौपानी मांडो पीस ऑफ बर्न्ड क्ले विथ रेड इम्प्रेशन सो दैट दे लिव इन वेटल एंड डम हर्ट। चौपानी मांडो में हमें कुछ ऐसे एविडेंस मिले हुए हैं जो कि सजेस्ट करते हैं कि जो प्रिमिटिव मैन थे वो वेटल एंड डॉब हट में रहते थे। इसका मतलब ये होता है जैसे गांव में आपने देखा होगा कि जो कच्चे मिट्टी के जो मकान होते हैं, जो मिट्टी के बेसिकली बने हुए होते हैं कुछ इस शेप में, ऐसे करके उसके ऊपर से कुछ रीड्स पड़े हुए होते हैं जो बेसिकली लकड़ियाँ होती हैं, कुछ इस तरह के कुछ घर वहाँ पे मिले हुए हैं, उसके कुछ एविडेंस हैं। एंड मैक्रोलिथ्स वेयर मेड ऑफ चर्च, चैल्सिडोनी, क्रिस्टल एंड एजेट। जो मैक्रोलिथ्स हुआ करते थे जो कि स्टोन टूल्स है वो चर्च, चैल्सिडोनी, क्रिस्टल और एजेट, जो ये कुछ खास तरह की मिट्टी है, इन्हीं से बने हुए होते थे। और वीट एंड बार्ली वेयर टू बी कल्टिवेटेड फर्स्ट। हम देखते हैं कि वीट एंड बार्ली इन दोनों का कल्टीवेशन के हमें कुछ एग्जांपल्स भी मिले हुए हैं, एविडेंस हैं इनके। लास्ट पॉइंट है दिस न्यू
subsistence economy based on food production had a lasting impact on evolution of human society and environment। जैसे कि मैंने बताया कि अभी जितने भी ये ग्रेजुअल चेंजेस हो रहे हैं मेसोलिथिक एज में, इसका एक बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक हम चेंज देखते हैं आगे चल के न्यूलिथिक पीरियड। तो चलिए अब इनके हम मेसोलिथिक पीरियड्स के बरियल प्रैक्टिस के बारे में जानते हैं कि वो जो लोग जिनकी मृत्यु हो जाती थी उन्हें कैसे दफनाया जाता था। तो विद इन हैबिटेड एरिया अराउंड 11 ह्यूमन बरियल्स इन ऑबलॉन्ग पिट, 9 men और 4 women एंड अ चाइल्ड। मतलब कि जहाँ पे वो लोग रहा करते थे अपने हैबिटेशन एरिया के अंडर में ही हमें एविडेंस मिले हैं जहाँ पे जिसमें से 9 जो है वो मेन के हैं बरियल्स, 4 वुमेन के हैं और एक बच्चे का बरियल पाया गया है जो कि एक ऑबलॉन्ग पिट में है। फिर दूसरा जो है मल्टीपल बरियल भी पाया गया है, कंटेन रिमेन्स ऑफ 4 पर्सन, मतलब कि एक साथ कुछ लोगों को ही दफना देना, 3 से 4 लोगों को, उन्हें हम मल्टीपल बरियल कहते हैं। फिर मैक्रोलिथ टूल्स, एनिमल बोन्स एंड शेलवेयर ग्रेव गुड्स। जितने लोग दफनाए जाते थे उन लोगों के साथ कुछ मैक्रोलिथ टूल्स, एनिमल बोन्स एंड जो ग्रेव गुड्स होते थे इनको कहते हैं, ये उन लोगों के साथ दफनाया जाता था जो कि एक आफ्टर लाइफ रिचुअल होता है। फिर बचरिंग एरिया ऑल्सो फाउंड, जहाँ पे वाइल्ड कैटल लाइक हिप्पोपोटामस, डियर, पिग एंड टर्टल। हमें एक बचरिंग एरिया भी मिला है जहाँ पे जानवरों को बेसिकली काटा जाता होगा अपने खाने के लिए, हंटिंग करके जब वो आते थे, तो हमें इसका भी एविडेंस मिला है। फिर डेड वेर बरीड इन एक्सटेंडेड एंड क्राउच पोजीशन, नीज आर बेंट एंड अपर बॉडी फॉरवर्ड एंड डाउन। हमें कुछ एक्सटेंडेड और क्राउच पोजीशन में भी बरियल्स मिले हुए हैं। फिर इसका कुछ एग्जांपल हम इस प्लेस जैसे सरायनार, राय पे, महादहा पे और दमदमा, ये कुछ साइट्स हैं जहाँ पे हमें ऐसे कुछ बरियल प्रैक्टिस मिले हुए हैं। मेसोलिथिक एज का जो एक सबसे उसका इम्पॉर्टेंट फीचर रहा है वो रहा है मेसोलिथिक आर्ट। तो चलिए हम जानते हैं कि मेसोलिथिक आर्ट के बारे में इन पॉइंट के थ्रू। तो फर्स्ट रॉक पेंटिंग इन इंडिया डिस्कवर्ड बाय ACL कार्लाइल, जो कि असिस्टेंट सर्वेयर थे ASI के 1867 से 1868 में, जो कि सोहागी घाट इन कैमूर हिल, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में इन्होंने वहाँ पे मतलब सर्वे किया था। फिर दूसरा पॉइंट है कि 1957 में जो आर्कियोलॉजिस्ट VS वाकांकर थे उन्होंने डिस्कवर किया था भीमबेटका केव को, जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में मेसोलिथिक आर्ट्स देखने को मिलता है, जो कि केव पेंट जो कि उनके वहाँ के भीमबेटका केव्स पे पाए जाते हैं। तो उस समय जो VS वाकांकर साहब हैं वो ट्रैवल कर रहे थे भोपाल से इटारसी पे। फिर हम देखते हैं कि अराउंड 642 रॉक शेल्टर्स हियर एंड 400 ऑफ विच हैव पेंटिंग्स, इनग्रेविंग एंड ब्रशिंग। हम जहाँ देखते हैं कि भीमबेटका में अराउंड 642 रॉक शेल्टर्स हैं, जिसमें से हम मोस्ट ऑफ देम में 400 से भी ज़्यादा रॉक शेल्टर में हमें पेंटिंग्स मिलती हैं, इनग्रेविंग्स मिलती हैं और ब्रशिंग मिली हुई हैं। फिर 16 कलर और शेड्स कैन बी आइडेंटिफाइड, 16 तरह के हमें कलर, शेड्स एंड आइडेंटिफाइड किए गए हैं। फिर उसके बाद वाइट एंड लाइट रेड यूज मोस्ट, मतलब सफ़ेद कलर और लाइट रेड सबसे ज़्यादा उसमें से इस्तेमाल किया गया कलर है। फिर हम देखते हैं कलर वेयर मेड ऑफ मिनरल विच वेयर ग्राउंड एंड देन मिक्सड विद वाटर और अदर सब्सटेंस लाइक एनिमल फैट, मैरो एंड एग वाइट, जो बेसिकली जो ये कलर होते थे वो मिनरल से बनाए जाते थे, फिर उन्हें ग्राउंड वाटर में मिक्स कर दिया जाता था और ऐसे सब्सटेंस से जैसे कि जो कि एनिमल फैट से कलर बनते थे और एग वाइट अंडे में मिला करके वो किसी न किसी नेचुरल तरीके से वो कलर बना लिया करते थे रॉक पेंटिंग करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो रेड वॉज मेड आउट ऑफ आयरन ऑक्साइड, वाइट वेयर फ्रॉम लाइमस्टोन एंड ग्रीन फ्रॉम चाल्सिडोमी। जो रेड कलर थे वो उन्हें मिलता था आयरन ऑक्साइड से, और जो वाइट कलर था उन्हें लाइमस्टोन से मिल जाता था, और ग्रीन जो था वो चाल्सिडोनी से मिलता था। बेसिकली जो इनका कलर बनाने का तरीका था वो
किसी न किसी नेचुरल तरीके से वो बना लिया करते थे। फिर सम आर मोनोक्रोमिक पेंटिंग। मोनोक्रोमिक पेंटिंग मतलब बेसिकली ऐसे पेंट जिसमें सिर्फ एक कलर का इस्तेमाल होता है। एंड वाइल अदर आर पॉलीक्रोम, जिसमें एक से ज़्यादा अधिक कलर का इस्तेमाल होता है, उसे हम पॉलीक्रोम पेंटिंग कहते हैं। ब्रश वेयर मेड फ्रॉम ट्विग, स्क्वायरल टेल एंड एनिमल फर। जो ब्रशेज होते थे पेंटिंग करने के लिए, उन लोगों ने स्क्वायरल के टेल से या किसी न किसी तरीके से एनिमल के फर को इस्तेमाल करके वो बना लिया करते थे। एनिमल डोमिनेटिंग इन सीन लेपर्ड, डियर, पैंथर, एलिफेंट एंड टाइगर। खासकर जो हमें पिक्चर मिले हैं वो रॉक शेल्टर पे, वो इन्हीं जानवरों के मिले हुए हैं जिनका वो बेसिकली शिकार किया करते थे या जिनको वो हमेशा देखते थे। मोस्टली हंटिंग सीन वेयर डिपिक्टेड। उन सभी दीवारों पे खास करके हंटिंग सीन ही डिपिक्ट किया गया है। आइए हम देखते हैं कि कुछ लिस्ट देखते हैं जो कि मेसोलिथिक साइट से होते हैं, देयर लोकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। बेगौर जो है वो राजस्थान में है। इट हैड अ माइक्रोलिथ इंडस्ट्री एंड पीपल लिव्ड ऑन हंटिंग एंड पेस्टोरलिज्म। और फिर आदमगढ़ है जो कि मध्य प्रदेश में है। इट हैज़ अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। फिर भीमबेटका देखते हैं जहाँ पे हमें मेसोलिथिक रॉक आर्ट मिला हुआ है। इट हैज़ मोर देन 500 रॉक पेंटिंग शेल्टर। फिर हम देखते हैं लांगनाज में जो कि गुजरात में है, एविडेंस ऑफ बरियल्स ऑफ डेड, जहाँ पे हमें बरियल्स मिलते हैं मृतकों के। फिर हम मोराना पहाड़ा पे जो कि मिर्ज़ापुर में है, प्रोवाइड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ बरियल। हमें यहाँ पे भी बरियल से कुछ एविडेंस मिलते हैं। ये कुछ मेसोलिथिक साइट्स हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं, आइए कुछ पेंटिंग्स पे देखते हैं जो कि मेसोलिथिक आर्ट्स हैं। ये आप देख सकते हैं कि कुछ पेंटिंग्स हैं जो कि मैंने लगा रखे हैं।